बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज हमारे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 से बेसिक कंसेप्ट्स जो है मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड मॉलिक्यूलर आयंस। देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने एटम पढ़ा था। चलो एविडेंस तो हो गए। एटम जो पढ़ा था हमने कहा था स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन विच कैन एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब किसी भी चीज़ का छोटे से छोटा ज़र्रा जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है और आज़ादाना अपना वजूद बरकरार रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता, वो एटम है। रख सकता है अपना आज़ादाना वजूद तो वो नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 8 के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, उनकी बात हो रही थी। वो एटम भी हैं क्योंकि आज़ादाना अपना वजूद बरकरार रख रहे हैं। लेकिन फिर क्या वो मॉलिक्यूल भी हैं? वो हमें मॉलिक्यूल की डेफिनेशन के बाद पता चलेगा। फिर हमने कहा आज़ादाना अपना वजूद रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते। तो नहीं जो आज़ादाना अपना वजूद बरकरार रख सकते वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, आज़ादाना अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। किसी को ढूंढेगा कि आके उसके साथ बॉन्ड बनाए तो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेगा, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब जब एटम की बात है, एटम तो हो गया। मॉलिक्यूल एक ऐसी चीज़ आएगी जो एटमों से मिलकर बनी होगी तो आज़ादाना भी अपना वजूद बरकरार रख सकेगी। फिर हम आयन वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल किसी भी प्योर सब्सटेंस, किसी भी खालिस चीज़ का ऐसा छोटे से छोटा ज़रा है जो आज़ादाना अपना वजूद बरकरार रख सकता है। अ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इट मे कंटेन वन और मोर एटम्स। वन की बात हो रही है तो मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, नोबल गैसेस। और मोर H2, CO2, H2O, CO2, H2SO4, C6H12O6, etc. The number of atoms present in a molecule determine its atomicity. Atomicity, one city like a Jampur में कितने लोग पाए जाते हैं? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 1.5 लाख लोग पाए जाते हैं। जौनपुर की एटमिसिटी कितना है? 1.5 लाख। उसमें 1.5 लाख लोग पाए जाते हैं। H2O पानी का मॉलिक्यूल है, H2O, उसकी एटमिसिटी कितनी है? कितने एटम पाए जाते हैं? 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 3। पानी की एटमिसिटी 3 है। CO2 की एटमिसिटी क्या है भाई? CO2 मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम पाए जाते हैं? 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन, CO2, 3। 10 मॉलिक्यूल्स कैन बी मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक एंड ट्राईएटॉमिक। मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक मतलब एक एटम पर मुश्तमिल हो सकते हैं, डायएटॉमिक 2 एटमों पर मुश्तमिल हो सकते हैं और ट्राईएटॉमिक 3 एटमों पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। एग्जांपल बताऊं, मोनोएटॉमिक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, नोबल गैसेस। डाई एटॉमिक की बात बताऊं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डाई एटॉमिक है। ट्राई एटॉमिक की बात करूं तो 3 एटमों पर मुश्तमिल CO2, H2O, SO2, etc. तो if the contains 1, 2 or 3 atoms respectively, molecules of elements may contain 1, 2 or more same type atoms. For example, helium, chlorine, ozone, phosphorus, sulfur. On the other hand, molecules of compound consist of different kind of atoms. For example, hydrochloric acid, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज। मतलब मॉलिक्यूल वो कहता है एक एटमों पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं और मुख्तलिफ एटमों पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं, जिसे हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहेंगे और हीटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहेंगे, ऐसे भी कह सकते हो। द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल आर डिफरेंशियली बिगर दैन एटम्स। सिंपल ज़ाहिर है कि जब साइज़ की बात हो रही है तो एटम तो
छोटे से छोटा ज़रा है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है। लेकिन जो मॉलिक्यूल है इन एटम के कलेक्टिवली जोड़ से मिलकर बन रहा है। तो अगर 2-3 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे तो सिंपल सी बात है, एटमों से तो मॉलिक्यूल बड़ा होगा। दे डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन देम एंड देयर शेप्स। शक्ल और तादाद पर मुश्तमिल होगा कि कोई मॉलिक्यूल एटम से कितना बड़ा है। सम मॉलिक्यूल्स आर सो बिग दैट दे आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। कुछ मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं जिन्हें हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। हीमोग्लोबिन इज सच अ मैक्रो मॉलिक्यूल्स फाउंड इन द ब्लड। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करने वाली एक प्रोटीन है, आप लोगों के ब्लड के अंदर पाई जाती है, बायो में भी पढ़ा होगा। तो ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। इट हेल्प्स टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये उठाती है बेचारी कैरी की फॉर्म में। कैरी मतलब पिकअप करना, सवारियाँ जिस तरह कैरी पिकअप करती है। हीमोग्लोबिन हमारे लंग्स से, हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को उठाती है और पूरे ब्लड के अंदर फैला देती है। हाँ भी, ऑक्सीजन का रोल क्या होता है, क्यों उठा रही है ये कैरी, सवारियाँ ऑक्सीजन क्यों उठा रही है? क्योंकि ऑक्सीजन हमारे ब्लड में हर जगह पे ज़रूरत है ऑक्सीजन की। क्योंकि कोई भी चीज़ जलती है तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है। हमारे ब्लड के अंदर खुराक मौजूद है, खुराक जो हम खाते हैं ब्लड के अंदर मौजूद है, उसको जलना है। जब वो जलेगी तो लाइक हम सिंपल खुराक ग्लूकोज को जलाते हैं, C6H12O6 + 6O2 जलना, 6H2O + 6CO2 + हीट। वो हीट हम चलते फिरते काम करते हैं उस हीट से, और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा सांस लेने के अमल से हम बाहर निकाल देते हैं, वाटर में रिमूव हो जाता है। तो ये ऑक्सीजन का असल में ये रोल था हमारे ब्लड के अंदर। फिर ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज़ मेड अप ऑफ नियरली 10,000 एटम्स एंड इट इज़ 68,000 टाइम हैवियर दैन अ हाइड्रोजन एटम। अब मतलब क्या हुआ कि हीमोग्लोबिन के अंदर एटमिसिटी कितनी है, 10,000 एटम्स पाए जाते हैं। और कितना हैवी है, कितना भारी है हाइड्रोजन से, 68,000 गुना ज़्यादा हैवी है हाइड्रोजन से। MCQs में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। उसके बाद है आयन। एटम है चाहे मॉलिक्यूल है, लेकिन मॉलिक्यूलर आयन नेक्स्ट है पढ़ा, तो हम एटम की बात ही कर देते हैं। एटम के लास्ट शेल में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो अपना ऑक्टेट या डिप्लेट रूल मुकम्मल करने के लिए वो 3 काम करेगा। या तो इलेक्ट्रॉन देगा, या तो इलेक्ट्रॉन लेगा, या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए आखिरी शेल में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए एटम ये काम करते हैं। तो अब एटम के लास्ट शेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन है। तो प्रायोरिटी होगी, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, वो अपने आप को आज़ादाना वजूद बरकरार रखवाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन ये 1, 2 या 3 खारिज करने की कोशिश करेगा। अगर उस एटम के आखिरी शेल में 7, 6 और 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्टेट मतलब आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए वो फिर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, या 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, या 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर उसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन लेके 8 मुकम्मल कर देगा। अगर उसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 लेके 8 मुकम्मल कर देगा। अगर लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो 1 लेके 8 मुकम्मल कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन देना और इलेक्ट्रॉन लेना, उस टाइम जब वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। अगर वो दे दे तो पीछे इलेक्ट्रॉन की तो हो जाती है कमी, उस पर अपीयर हो जाता है पॉजिटिव चार्ज एटम के ऊपर। अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर तो होता है नेगेटिव चार्ज, वो जब उसके अंदर जमा होगा तो उस एटम के ऊपर अपीयर हो जाता है नेगेटिव चार्ज। तो जब इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस एटम के ऊपर एक चार्ज अपीयर होता है, चार्ज ज़ाहिर होता है, जिसे हम पॉजिटिव या नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव से ज़ाहिर करते हैं, उसे हम आयन कहते हैं। तो आयन को डिस्कस करते हैं। आयन्स आर दोज स्पीशीज़ विच कैरी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। आयन एक ऐसी चीज़, एक ऐसी स्पीशी को कहते हैं जिसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है।
whenever an atom of an element loses one or more electron, positive ions are formed. क्योंकि देखो एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन जो शेल्स में होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों इक्वल होते हैं. वी नो दैट एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल. न्यूट्रल है क्यों? क्योंकि उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव की चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद इक्वल है, बराबर है. इन दोनों में से जो निकलेगा रिमेनिंग वो चीज़ जो ज़्यादा होगी वो उसका चार्ज अपीयर हो जाएगा. एक हम फ़र्ज़ करते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है. एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे दे तो उसके ऊपर +1 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन तो गया. अब अगर हाइड्रोजन हम बात करें कि उसके अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो हाइड्रोजन के ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा. क्यों? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है. तो पॉजिटिव वाले को हम पॉजिटिव आयन या केटाइन भी कहते हैं. A sufficient amount of energy is provided to a neutral atom to ionize it. अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है एटम को दे के उसे इलेक्ट्रॉन निकलवाने की. उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं. रिएक्शन देखें, ए न्यूट्रल एटम है, ए पॉजिटिव हो जाएगा जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा. Thus, A is the called cation. Cation may carry +1, +2 and +3 etc. मतलब अगर आखिरी शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो हीट थोड़ी सी देंगे तो वो 3 इलेक्ट्रॉन अपने 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा. चार्ज और चार्ज. द नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट एन एन आयन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज्ड बाय द एटम. बात सामने आ गई कि जो चार्ज अपीयर हो रहा है एटम के ऊपर वो उसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है कि वो कितने लूज़ कर रहा है. 1 कर रहा है तो +1, 2 कर रहा है तो +2, 3 कर रहा है तो +3. एनी हो, एनर्जी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड टू डू सो. इस टाइम एनर्जी की हर टाइम ज़रूरत होगी कि वो इलेक्ट्रॉन दे. हेंस द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन्स एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस. एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन देगा. तो एंडोथर्मिक ऐसी रिएक्शन, ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी अब्जॉर्ब हो, उसे हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं. The most common positive ions are formed by the metal atoms such as सोडियम आयन है, पोटाशियम आयन है, कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, एल्यूमिनियम आयन है, फेरस आयन है, टिन आयन है. सब पर देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं. The charge on chemical bonding will enable use to understanding the feasibilities of the formation. वो कहता है इस चैप्टर के अंदर अगर हम बॉन्डिंग की बात करते हैं तो चार्ज देने के बाद ये हम नहीं कह सकते कि वो कौन सी बॉन्डिंग करेंगे. ये हम बाद में डिटेल में बहुत से चैप्टर हैं हम पढ़ेंगे. व्हेन अ न्यूट्रल एटम पिक्स अप वन और मोर इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव आयंस इज प्रोड्यूस विच इज़ कॉल्ड एन एनाइन. बात सामने आ गई कि जब एटम न्यूट्रल है, अगर एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पिक करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन पिक करेगा तो उस पर वो चार्ज नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, उसे हम कहेंगे एनाइन. बी इज़ अ न्यूट्रल एटम, पिक अप वन इलेक्ट्रॉन, देन बी इज़ नेगेटिव. बी पर नेगेटिव चार्ज आ गया, एनाइन. एनर्जी इज़ यूजुअली रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड टू द आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम्स. देखो इलेक्ट्रॉन जब बाहर घूम रहा है, असल में क्यों गया बाहर? क्योंकि हमने उसे एनर्जी दी है. अब जब वो वापस आएगा तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ कर करके आखिर एटम के शेल में आके गिर जाएगा या उसके अंदर रिवॉल्व करना शुरू कर देगा. तो वो जो एनर्जी ऐसा ऐसा खारिज करेगा तो वो एनर्जी असल में रिलीज़ होने वाली एनर्जी है. मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ. आप लोग दूध को गर्म करते हैं. जब दूध को गर्म करते हैं तो दूध गर्म हो जाता है तो उस टाइम एनर्जी देते हो. फिर आप लोग दूध को ठंडा करने के लिए रख दें तो आप देखेंगे तो उससे गर्म चीज़ें, गर्म बुखारात निकल रहे होंगे. असल में वो इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड स्टेट में ऊपर चले गए थे वो वापस आ रहे हैं अपनी एनर्जी खारिज करके. तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज़ होती है. देयरफॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेगेटिव आयन इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. एक आयन जब बनेगा नेगेटिव चार्ज वाला तो ये कौन सा है? एक्सोथर्मिक है. इस टाइम एनर्जी खारिज होगी. द मोस्ट कॉमन नेगेटिव आयन आर फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, सल्फर आयन etc. द केटाइन एंड एनाइन possess altogether different properties from their corresponding neutral atoms. तो केटाइन और एनाइन जो बनते हैं तो इनकी खसूसियात मुख्तलिफ हो जाती हैं
अपने पेरेंट एटम से, न्यूट्रल एटम से। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव आयंस विच कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स लाइक। अब जब नेगेटिव आयंस की बात कर रहे हैं तो वो न्यूट्रल ग्रुप की फॉर्म में भी एटम्स हो सकते हैं। OH नेगेटिव है, CO3 नेगेटिव है यानी कि हाइड्रोनियम आयन है, या कार्बाइड आयन है, इस तरह कैल्शियम कार्बोनेट आयन है, लाइक सल्फेट आयन है, फास्फेट आयन है, मैंगनीज आयन है, क्रोमियम है, SO4 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, MnO4 1 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव etc. द पॉजिटिव आयन्स हैविंग ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर लेस कॉमन। ये कम पाए जाते हैं लेकिन पाए जाते हैं। NH4 पॉजिटिव हो गया। एंड सम कार्बोकेटाइंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बोकेटाइंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन कुछ पाए जाते हैं, वो भी पॉजिटिव केटाइन की फॉर्म में ग्रुप्स में आते हैं। मॉलिक्यूलर आयन, देखो एटम से इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने निकाला या उसके अंदर दिया, या मॉलिक्यूल के अंदर भी हमने बात तो नहीं की, लेकिन आप मॉलिक्यूल को सेपरेट करके बताते हैं कि मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा तो उसका जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा उसे मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। When an atom loses or gains an electron, it is form an ion. Similarly, a molecule may also lose or gain an electron to form a molecular ion. जिस तरह एटम इलेक्ट्रॉन दे के और लेके आयन बनता है, इसी तरह मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रॉन दे के और लेके क्या करता है, मॉलिक्यूलर आयन बनता है। CH4 पॉजिटिव मीथेन का मॉलिक्यूलर आयन है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर आयन है, N2 प्लस नाइट्रोजन का आयन है, मॉलिक्यूलर आयन है। Cationic molecular ions are more abundant than anionic one. These ions are, अब वो कहता है cationic molecular ions are more abundant anions than anionic ions. नेगेटिव वाले जो molecular ion हैं वो कम बनते हैं पॉजिटिव की निस्बत। असल में पॉजिटिव पता है बनते कैसे हैं? पॉजिटिव कोई भी गैस मौजूद है, जब उसमें से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन पास करते हैं तो उस गैस में से इलेक्ट्रॉन को ले जाते हैं, तो पीछे जो गैस बच जाती है वो मॉलिक्यूलर पॉजिटिव आयन बच जाती है। सिंपल सी बात करें तो आप लोगों ने 9th के अंदर रदरफोर्ड का किसी का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वगैरह में डिस्चार्ज ट्यूब आप लोगों ने यूज़ की थी। तो डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी आप लोग गैस रखते हैं, जब उसमें से एनर्जी इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो वो उस गैस में से इलेक्ट्रॉन को निकालते जाते हैं, तो पीछे गैस जो बच जाती है वो पॉजिटिवली चार्ज बच जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कीटाइन यानी कि मॉलिक्यूलर पॉजिटिव आयन बनता है, तो नेगेटिव आयन कम बनती है। तो these ions can be generated by a passing high energy electron beam or alpha particles or X-rays through a gas. इसकी फॉर्मेशन भी है। बोर्ड में जो शार्ट क्वेश्चन आता है वो कहता है व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर आयन, हाउ दे कैन जनरेट, ये कैसे बनते हैं। आप लोग कहोगे दीज आयंस कैन बी जनरेट बाई पासिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम और अल्फा पार्टिकल्स और एक्स रेज थ्रू अ गैस। द ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन ऑब्टेन फ्राम द न्यूट्रल प्रोडक्ट्स कैन गिव इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर स्ट्रक्चर। देखो ना स्ट्रक्चर कैसा है, जो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या उसके अंदर ऑब्जर्व होंगे तो हमें पता चलेगा कि उसके अंदर स्ट्रक्चर कैसा है। ये एक्सपेरिमेंट हमें इलेक्ट्रॉन देने या लेने से वाज़े हो जाता है। तो आज का टॉपिक इतना ही है, थोड़े से टाइम ज़्यादा लगा है, टॉपिक इतना लेंथी नहीं है, ये चीज़ें बिल्कुल आसान थी। आप लोग मिनट देख के ना डर जाइएगा कि चैप्टर टॉपिक बहुत ज़्यादा पड़ा है। तो इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।